नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल की यात्रा पर निकलने वाले हैं, एक ऐसी दुनिया में जो माइक्रोस्कोप के बिना दिखती भी नहीं। हम समझेंगे कि मानव जीवन की शुरुआत आखिर होती कैसे है। फर्टिलाइजेशन से लेकर इम्प्लांटेशन तक की पूरी हैरत अंगेज कहानी को देखेंगे। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे? सबसे पहले हम समझेंगे कि फर्टिलाइजेशन सिर्फ एक पल नहीं बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है। फिर हम स्पर्म की लंबी और मुश्किल दौड़ को देखेंगे, उसके बाद उस जादुई पल को जब फ्यूजन होता है, और आखिर में जानेंगे कि इसके नतीजे क्या होते हैं। तो चलिए खंड 1 से शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये कि फर्टिलाइजेशन कोई एक पल में होने वाली चीज़ नहीं है। ये कोई स्विच ऑन ऑफ करने जैसा नहीं है, बल्कि ये तो एक के बाद एक होने वाली घटनाओं की एक पूरी चेन है जो बहुत ही सटीक तरीके से होती है। तो आखिर फर्टिलाइजेशन है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये घटनाओं की एक पूरी सीरीज है जिसका एक ही मकसद है, मेल और फीमेल गैमेट्स यानी स्पर्म और एग को मिलाना। और इस मिलाप को साइंटिफिक भाषा में सिंगेमी कहते हैं। जब ये प्रक्रिया पूरी होती है तो एक अकेली कोशिका बनती है जिसे हम युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। और यहीं से हमारी कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा शुरू होता है। ये एक ऐसी रेस है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। लाखों स्पर्म्स अपनी यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचते हैं सिर्फ गिने चुने। ये प्रकृति की सबसे मुश्किल बाधा दौड़ है। चलिए देखते हैं कि इस सफर में क्या क्या होता है। लेकिन दौड़ में हिस्सा लेने से पहले इन स्पर्म्स को 2 बहुत ही ज़रूरी तैयारियों से गुजरना पड़ता है। पहला है कैपेसिटेशन। इसे आप एक तरह का एक्टिवेशन या सुपरचार्ज होना समझ सकते हैं, जिसके बिना वो तेज़ी से तैर ही नहीं सकते। और दूसरा है कीमो अट्रैक्शन। ये बड़ा मज़ेदार है। अंडाणु यानी एग एक तरह का केमिकल सिग्नल भेजता है जो जीपीएस की तरह काम करता है और स्पर्म को अपनी तरफ खींचता है। अच्छा, एक सवाल उठता है कि ये प्रक्रिया इतनी खास क्यों है? मतलब एक प्रजाति का स्पर्म दूसरी प्रजाति के एग को फर्टिलाइज क्यों नहीं कर सकता? इसका जवाब ताला और चाबी वाले सिस्टम में छिपा है। हर ताले की अपनी चाबी होती है। ठीक वैसे ही इंसान के स्पर्म पर जो फर्टिलिन प्रोटीन है वो सिर्फ इंसान के एग पर मौजूद एंटी फर्टिलिन प्रोटीन से ही मैच कर सकता है। तो जब स्पर्म अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है तब क्या होता है? अब लड़ाई और भी मुश्किल हो जाती है। अब उसे एग की सुरक्षा परतों को भेदना है जो किसी किले की दीवारों से कम नहीं है। इसके लिए स्पर्म अपने एक खास हथियार का इस्तेमाल करता है, उसकी टोपी, जिसे एक्रोसोम कहते हैं। ये समझिए कि ये एक मॉलिक्यूलर ड्रिलिंग टूल किट है जिसमें खास तरह के एंजाइम्स भरे होते हैं। यही एंजाइम्स पहले कोरोना रेडियाटा को और फिर उससे भी ज्यादा सख्त ज़ोना पेलुसिडा को गलाकर रास्ता बनाते हैं। लेकिन सोचिए, जैसे ही एक स्पर्म अंदर घुसता है, दरवाजे को तुरंत बंद करना कितना जरूरी है ताकि कोई और अंदर ना आ सके। इसके लिए अंडाणु 2 कमाल के मैकेनिज्म इस्तेमाल करता है। पहला है फास्ट ब्लॉक। ये बिजली की तेजी से काम करता है, पर यह टेम्पररी होता है। और फिर आता है स्लो ब्लॉक, जो ज़ोना पेल्यूसिडा को सीमेंट की तरह परमानेंटली, मतलब हमेशा के लिए सील कर देता है। अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर। जैसे ही स्पर्म एग को छूता है, एग एक्टिवेट हो जाता है और अपना बचा हुआ डेवलपमेंट पूरा करता है। और फिर वो जादुई पल आता है, सिंगेमी। जब दोनों के न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं, उनके क्रोमोसोम एक हो जाते हैं और एक बिल्कुल नई यूनिक जेनेटिक पहचान बनती है। तो अब आगे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन तो हो गया। अब ये जो एक सेल वाला जाइगोट बना है, ये एक कमाल के सफर पर निकलता है जहां ये तेजी से बदलना शुरू हो जाता है। और ये डेवलपमेंट बहुत ही तेजी से होता है। जरा देखिए, डे 0 पर है एक अकेली सेल, फिर शुरू होता है क्लीवेज यानी सेल डिवीजन, और करीब तीसरे दिन तक ये 16 सेल्स का एक ठोस गोला बन जाता है जिसे मोरूला कहते हैं। और 5वें दिन तक तो ये और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है और ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। सेल्स की संख्या 1 से 16 हो गई, डीएनए 16 गुना बढ़ गया, लेकिन इसका साइज वो बिल्कुल नहीं बदला। है ना कमाल की बात? ऐसा इसलिए क्योंकि ये सब कुछ अभी भी उस ज़ोना पेल्यूसिडा वाली कवरिंग के अंदर ही हो रहा है जो इसे फैलने नहीं देती। तो अब ये ब्लास्टोसिस्ट तैयार है अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव के लिए। उसे अब एक घर खोजना है, उसे गर्भाशय की दीवार से जुड़ना है। ये एक बहुत ही नाजुक और निर्णायक कदम है जिस पर सब कुछ निर्भर करता है। और ये सब होता कब है?
फर्टिलाइजेशन के करीब 6 से 7 दिन बाद जरा सोचिए, सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर एक अकेली सेल इतनी डेवलप हो जाती है कि वो एक नई जिंदगी की बुनियाद रखने के लिए तैयार है। तो इम्प्लांटेशन होता कैसे है? सबसे पहले ब्लास्टोसिस्ट को अपने खोल यानी ज़ोना पेलिसिडा से बाहर निकलना पड़ता है। इसे ज़ोना हैचिंग कहते हैं। फिर ये गर्भाशय की दीवार से चिपकता है और धीरे धीरे उस पोषक परत के अंदर धंस जाता है, खुद को वहां स्थापित कर लेता है। और ये एक बहुत ज़रूरी साइंटिफिक फैक्ट है जिसे याद रखना चाहिए। प्रेगनेंसी की शुरुआत फर्टिलाइजेशन से नहीं बल्कि सफल इम्प्लांटेशन के बाद मानी जाती है, क्योंकि इसी के बाद शरीर में वो हार्मोनल बदलाव होते हैं जिन्हें प्रेगनेंसी टेस्ट डिटेक्ट कर पाते हैं। तो इस पूरी लंबी और जटिल प्रक्रिया का आखिर नतीजा क्या निकलता है? इसके 2 बहुत बड़े और मौलिक बायोलॉजिकल आउटकम्स होते हैं जिनके मायने बहुत गहरे हैं। पहला और सबसे ज़रूरी नतीजा है डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर का वापस आना, यानी 46 क्रोमोसोम्स का पूरा सेट तैयार होना, जो इंसान के विकास के लिए ज़रूरी है। स्पर्म और एग दोनों में 23 क्रोमोसोम होते हैं। जब ये मिलते हैं तो एक बिल्कुल नया जेनेटिकली यूनिक कॉम्बिनेशन बनता है। और दूसरा बड़ा नतीजा है जैविक लिंक का तय होना। ये कैसे होता है? देखिए, एग में हमेशा एक एक्स क्रोमोसोम होता है। फर्क पड़ता है स्पर्म से। अगर एग को फर्टिलाइज करने वाले स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम है तो नतीजा होगा XX यानी फीमेल, और अगर स्पर्म में वाई क्रोमोसोम है तो नतीजा होगा XY यानी मेल। तो साइंटिफिक तौर पर यह बात बिल्कुल साफ है, बच्चे का लिंग पिता के स्पर्म में मौजूद क्रोमोसोम से तय होता है, और ये पूरी तरह से किस्मत की या कह लें कि चांस की बात है। अब जरा एक पल के लिए रुक कर सोचिए, ये पूरी की पूरी माइक्रोस्कोपिक यात्रा लाखों की दौड़ से लेकर एक यूनिक जिंदगी के बनने तक बिना हमारे किसी सोचे समझे अपने आप होती है। ये जो कमाल की बायोलॉजिकल प्रिसिजन है, ये हमें जिंदगी के बारे में क्या सिखाती है? इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।